हेलो दोस्तों, इंटरप्रेन्योरशिप के नए सिलेबस के हिसाब से चैप्टर 3 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, 6 चैप्टर टोटल है। तो 3, 4, 5, 6 हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे। इसमें बहुत सारा चैप्टर है जो आप पढ़े हुए भी थोड़ा थोड़ा हैं, तो हम लोग स्पीड में भी निकलेंगे। जैसे इंटरप्राइजेज मार्केटिंग, आप क्या कीजिएगा, मार्केटिंग आप लगभग पढ़े हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा उससे मिलता जुलता शब्द मिलेगा, तो जो मिलता जुलता मिलेगा उसको स्किप करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि हम लोग जल्दी से आगे बढ़ सकें। तो चलिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बताइए, ये क्वेश्चन आप पढ़े हुए, ब्रांडिंग क्या है। देखिए, लगभग क्वेश्चन मैच कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस जो नया बनाया है वो बहुत टफ है, या पुराना सिलेबस। तो पुराना सिलेबस की पुराने सिलेबस की बात करें या नए सिलेबस की बात करें, बहुत कुछ ऐसा है जो बीएसटी, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है। अब देखिएगा इस चीज़ को। तो पहला देखिए, ब्रांडिंग पूछ रहा है। ब्रांडिंग शब्द का क्या अर्थ है? तो ब्रांडिंग का मतलब नाम देने की प्रक्रिया। देखो, ब्रांड नाम बनाने की प्रक्रिया है। ब्रांडिंग इज अ नॉमिनेशन प्रोसेस। नाम देने, किसी उत्पाद को नाम देने की प्रक्रिया ब्रांडिंग कहलाती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, कोई भी आसानी से बन जाएगा। कौन सी मूल्य निर्धारण रणनीति में शुरुआत में उच्च मूल्य निर्धारित करना और फिर धीरे धीरे इसे कम करना शामिल होता है? देखिए, ये भी बीएसटी का क्वेश्चन है। प्राइस डिटर्मिनेशन बोलता है, इसमें से कौन सा मूल्य निर्धारण नीति है जिसमें ऐसा होता है कि शुरुआत में हाई रेट रहता है और फिर धीरे धीरे उस रेट को कम करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग, याद है क्या? स्कीमिंग मतलब सोचता हूँ, इसको बोलते हैं मलाई काटना। और ख़ास करके ऐसा कब होता है? इस तरह से बताओ, शुरुआत में जब हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो रेट महंगा है और धीरे 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 रेट सटता है। तो ऐसा तब होगा जब हम पहला प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जो इस दुनिया में कहीं नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब हम पहली बार प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जो सामान इस दुनिया में कहीं नहीं है, तो हम रेट हाई रखेंगे, खूब पैसा वसूलेंगे। खूब मलाई काटने बोलते हैं, मलाई काट रहे हो, खूब पैसा वसूलेंगे। जब कॉम्पिटिटर आने लगेगा तो कम कम करते जाएंगे प्राइसेस को। जैसे नोकिया किया। नोकिया सबसे पहले क्या किया? अपने मोबाइल का कीमत ज़्यादा रखा, खूब पैसा वसूला, और जब देखा कॉम्पिटिटर आ रहा है, दूसरी दूसरी कंपनी आ रही है मोबाइल बनाने में, तो अपना रेट घटाने लगा। तो ये होता है स्कीमिंग प्राइसिंग। कौन सा प्राइसिंग है? स्कीमिंग प्राइसिंग। बाजार अनुसंधान का मुख्य ध्यान क्या है? मार्केट रिसर्च मेनली किस लिए किया जाता है? व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ मार्केट रिसर्च? तो मार्केट रिसर्च किया जाता है कस्टमर के नीड को जानने के लिए और उसके प्रेफरेंसेस को जानने के लिए। कस्टमर नीड, ग्राहक की ज़रूरत और उसकी प्राथमिकता को जानने के लिए मार्केट रिसर्च किया जाता है कि कस्टमर का नीड क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है और उसकी प्राथमिकता क्या है। हमारी आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता हमारी प्राथमिकता में कहाँ है? जैसे कार खरीदना सबकी आवश्यकता है, हर आदमी से मिलोगे ना, कार खरीदना चाहते हो, बोलते यस, लेकिन सवाल है, आवश्यकता तो है, लेकिन वो प्राथमिकता यानी क्रम जो है उसका कहाँ पे है। तो अगर पूछोगे कि तुम्हारा प्राथमिकता का क्रम बनाओ, बताओ तुम्हारी जो आवश्यकता है उसका क्रम बनाओ, सबसे पहले कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन, तो यहाँ चौथा पांचवा में कार आएगा उसको, कि हम पहले ये करेंगे वो करेंगे। जैसे कोई आदमी बोलता है हम पहले घर बनाएंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर गाड़ी खरीदेंगे। अभी गाड़ी नहीं खरीदेंगे। कोई बोलता है हम अभी सिर्फ बच्चे को पढ़ाएंगे, उसके बाद हम घर बनाएंगे, तब हम गाड़ी खरीदेंगे। इसका मतलब गाड़ी सबको चाहिए, लेकिन उसका प्राथमिकता क्रम में सबसे नीचे है। तो ये भी आपको तय करना होगा मार्केट रिसर्च से कि चाहिए तो सबको, लेकिन उसका प्रेफरेंस लिस्ट क्या है। तो अगर प्रेफरेंशियल लिस्ट में अगर तीसरे चौथे नंबर पर है, तो समझिए, अब हो सकता है दूसरे नंबर पर हो तो आप बहुत मेहनत करके उसको पहले नंबर पर ला सकते हो, लेकिन चौथे पाँचवें नंबर को आप पहले नंबर पर लाइएगा, पॉसिबल ही नहीं है। मार्केट में आपको काम मेहनत करना पड़ेगा ज़्यादा। तो मार्केट रिसर्च इसलिए है कि ग्राहक की आवश्यकता को जानिए और उसके प्राथमिकता क्रम को जानिए कि वो प्राथमिकता किसको दे रहा है, सबसे पहले क्या करना चाहता है। कौन सा वितरण चैनल सीधे ग्राहक को बिना बिचौलिए के बेचने में शामिल है? कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जिसमें कोई बिचौलिया नहीं होता, कोई मीडिएटर नहीं होता है, जहाँ पे सीधा प्रोड्यूसर जो है वो कस्टमर को बेच रहा है? प्रोड्यूसर जो है कस्टमर को बेच रहा है। कौन सा ऐसा चैनल है? तो आप सब जानते हैं, डायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल में प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? कस्टमर को बेच रहा है। प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? कस्टमर को बेच रहा है डायरेक्ट, कोई भी बिचौलिया नहीं, ना होलसेलर है बीच में, ना रिटेलर है। बिक्री संवर्धन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेल्स प्रमोशन? सेल्स प्रमोशन का पर्पस होता है सेल को बढ़ाना। सेल्स प्रमोशन का पर्पस होता है सेल को बढ़ाना, टू बूस्ट शॉर्ट टर्म सेल। हम अपने शॉर्ट टर्म सेल को बढ़ाना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग विक्रय संवर्धन करते हैं। यानी बिक्री को बढ़ाने के लिए जो भी टेक्निक अप्लाई किए जाते हैं सारे सेल्स प्रमोशन कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा जनसंपर्क गतिविधि का उदाहरण? पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक रिलेशन? पब्लिक रिलेशन मतलब जनता के साथ आपका कनेक्टिविटी, जनता के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं। देखिएगा, बहुत सारी कंपनियां क्या कराती है जानते हो? क्रिकेट मैच कराती है। क्रिकेट मैच कराती है अपना
जैसे मान लिए गोदरेज है तो गोदरेज क्रिकेट मैच करा रहा है, इसलिए कि लोगों से कनेक्ट हो सके। गोदरेज जो है वो सोशल एक्टिविटी कर रहा है ताकि लोगों से कनेक्ट होकर सके। तो पब्लिक रिलेशन, आपका जनता से रिलेशन कैसा है ये आप बनाते हैं। तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जिससे लगता है? तो उत्पाद प्रदर्शन, मान लीजिए कहीं आप अपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उससे जनता थोड़ी कनेक्ट होगी। जनता कनेक्ट कब होगी? जब डिस्काउंट दीजिएगा तब, जनता कस्टमर से फीडबैक से, और प्रेस रिलीज करेंगे तो आप बोलता है कि जनसंपर्क आप कैसे कर सकते हैं, जनता के बीच में आप अपनी कनेक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं? तो प्रेस रिलीज से। आप जनता को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और उसमें सारी बातें बताइए जनता को, तो आप अपने मैसेज को सीधा जनता तक पहुँचा सकते हैं। आप अपने मैसेज को सीधा जनता तक पहुँचा सकते हैं। और अगर जनता का रिव्यू जानना है तो फिर कस्टमर फीडबैक लीजिए, वहाँ से जनता का पूरा रिव्यू पता चल जाएगा। बाजार स्थिति का क्या अर्थ है? व्हाट डज टर्म मार्केट पोजीशन रेफर्स? मार्केट पोजीशन का मतलब है कि बाजार में आपकी कंपनी की स्थिति कैसी है। मार्केट पोजीशन का अर्थ है बाजार में आपकी कंपनी की स्थिति कैसी है, वो जानना है मार्केट में। तो कंपनी के कार्यालय का स्थान ना, इससे बाजार स्थिति नहीं। ग्राहकों के दिमाग में, हाँ, ग्राहकों के दिमाग में उत्पाद के बारे में क्या धारणा है, यानी हम मार्केट पोजिशनिंग में ये बात पता करते हैं कि कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को कितना नंबर दे रहा है। अगर 1 2 3 4 लिस्ट बने, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो मेरा प्रोडक्ट इसमें से कहाँ पे, किस पोजीशन में हो सकता है? दूसरे नंबर पे पोजीशन में, तीसरे में पोजीशन में, चौथे में, या पहले में। तो पोजिशनिंग जानने का मतलब है कि मेरा प्रोडक्ट कस्टमर के दिमाग में कितने नंबर पर आता है, और लोग हमारे प्रोडक्ट को जान रहा है कि नहीं जान रहा, उससे तय होता है कि मेरा मार्केट पोजिशन कैसा है। किसी उद्यम के लिए विपणन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग फॉर एन इंटरप्राइजेज? एक इंटरप्राइजेज के लिए, कोई भी इंटरप्राइज हो, कोई भी बिजनेस हो, मेरा ट्यूशन ही क्यों ना हो, मार्केटिंग हम क्यों करते हैं? तो मार्केटिंग करते हैं बिक्री और राजस्व को बढ़ाने के लिए, बिक्री को बढ़ाने के लिए और रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए, यानी पैसा बढ़ाने के लिए। बिक्री बढ़ेगा तभी तो पैसा बढ़ेगा। तो बिक्री और पैसे को बढ़ाने के लिए हम लोग मार्केटिंग करते हैं, बिक्री और पैसे को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करते हैं। कौन सी विपणन रणनीति विभिन्न चैनलों के माध्यम से उत्पाद के प्रचार पर केंद्रित होती है? विच मार्केटिंग स्ट्रेटजी फोकस ऑन द प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट थ्रू डिफरेंट चैनल? कौन सा ऐसा मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो जो अलग अलग चैनल से अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करने पर फोकस करता है? तो यह है प्रमोशन स्ट्रेटजी। ये कौन सा स्ट्रेटजी है? प्रमोशन स्ट्रेटजी, याद रखिएगा। प्रचार रणनीति, प्रचार रणनीति एक ऐसी नीति है जिसके जरिए आप विभिन्न चैनलों के माध्यम से अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या कर सकते हैं? जानकारी दे सकते हैं। विभिन्न चैनलों के माध्यम से अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या कर सकते हैं? जानकारी दे सकते हैं। विपणन में शॉर्ट विश्लेषण क्या है? तो अभी आपको बता चुके हैं मार्केटिंग में शॉर्ट विश्लेषण मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड्स। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड्स फर्स्ट वाला ही है। शॉर्ट का फुल फॉर्म है SWOT, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी और T फॉर थ्रेड्स। कौन सा तत्व विपणन मिश्रण का हिस्सा नहीं है? विच एलिमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स? तो ये सब मार्केटिंग मिक्स के अंदर आता है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन होता है लेकिन यहाँ प्रोडक्टिविटी बोलता है, तो ये पार्ट नहीं है। यहाँ प्रमोशन होना चाहिए लेकिन यहाँ लिख दिया प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब प्रोडक्टिविटी जो है वो इसका पार्ट नहीं है। बाजार विभाजन क्या है? व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन? मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है बाजार को छोटे छोटे भागों में बांटना। जैसे जूता अगर बनाता है तो नहीं देखता है उसमें, जब हम लोग का कपड़ा भी बनाते हैं तो देखते हैं सबसे पहले मार्केट को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं कि महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, छोटे बच्चों के लिए अलग, छोटी बच्चियों के लिए अलग, उसके बाद बुजुर्गों के लिए अलग। मार्केट को सेगमेंट करना है, छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है। जैसे जूता बनाने वाली तो 4 नंबर 5 नंबर, या जूता में भी होता है फॉर्मल शू अलग होता है, अलग कंपनी बेचती है, स्पोर्ट्स शू अलग कंपनी बेचती है, ठीक है, बाकी जो शू है वो अलग कंपनी बेच रही है। तो छोटे छोटे टाइप में मार्केट को क्या करना है? बांटना। उसी को बोलते हैं बाजार विभक्तिकरण। तो बोलता है कि बाजार को छोटे छोटे समूहों में बांट देना मार्केट सेगमेंटेशन कहलाता है। और जब आप सेगमेंट करोगे तभी आप समझ पाओगे, नहीं तो आप सारा प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे। जैसे अभी मार्केट सेगमेंटेशन में देख रहे हैं, खाली शादी विवाह का कपड़ा बेचता है मान्यवर, आपको वहाँ शादी विवाह का कपड़ा मिल जाएगा, ठीक है। सेपरेट प्रोडक्ट कर दिया कि हम सिर्फ यही सामान बेचते हैं। इसको बोलते हैं सेगमेंट मार्केट। इसका मतलब उसके पास कौन से कस्टमर जा रहे हैं? जिनका शादी होने वाला है और उससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष प्रचार प्रणाली, डायरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रमोशन? डायरेक्ट लोगों तक कनेक्ट होने का। तो व्यक्तिगत सेलिंग, पर्सनल सेलिंग, जब आप खुद अगर बेच रहे हैं अपने सामान को तो इससे बढ़िया प्रचार का कोई तरीका नहीं हो सकता। डायरेक्ट सेलिंग जो है वो सबसे बेस्ट तरीका है। पर्सनल सेलिंग। कौन सा बाजार अनुसंधान गुणात्मक डेटा प्रदान करता है? विच टाइप ऑफ मार्केट रिसर्च प्रोवाइड्स क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं, खाली क्वालिटी के बारे में आपको जानकारी कौन सा रिसर्च से देता है? तो ग्रुप फोकस ग्रुप। बाकी ये सब जो है वो क्वालिटी के बारे में नहीं, क्वांटिटी के बारे में आपको बता देगा। विपणन में पैकेजिंग की क्या भूमिका है?
व्हाट इज़ द रोल ऑफ पैकेजिंग इन मार्केटिंग। पैकेजिंग का मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट को अलग अलग पैकेट में, चाहे कार्टून में हो, चाहे बोतल में हो, चाहे डब्बे में हो, चाहे रेपर्स में हो, पैक करना। तो क्यों पैकेजिंग करते हैं? तो पैकेजिंग करने से क्या होगा, ये अपने आप प्रचार करता है। पैकेट में सब कुछ छपा हुआ है, लोग अब खुद पढ़ के समझ जाते हैं। तो मार्केटिंग में किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी ये खुद दे देता है। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो ये खुद पहुँचा देगा। तो बोलता है टू इन्हांस प्रोडक्ट अपील एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। प्रोडक्ट अपील को ज़्यादा बढ़ाता है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम ये करता है। अब हम लोग चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन एम्प्लॉय मैनेजमेंट। कर्मचारी प्रबंधन क्या है? तो कर्मचारी प्रबंधन का मतलब क्या होता है? कर्मचारी प्रबंधन एक संगठन के कार्यबल की निगरानी और प्रबंधन की प्रक्रिया है जिसमें भर्ती, प्रशिक्षण, प्रदर्शन मूल्यांकन और सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देना है। मतलब बोलता है कि एम्प्लॉई मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपने वर्कर को ऐसे मैनेज कीजिए कि आपका बिजनेस जो है ग्रो कर सके। आप अपने एम्प्लॉय को ऐसे मैनेज कीजिए, इस तरह से भर्ती कीजिए, ऐसे प्रशिक्षित कीजिए, ऐसे उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल कीजिए और ऐसे उसके पॉजिटिव एक्टिविटी इन्वायरमेंट को डेवलप कीजिए ताकि वो एम्प्लॉय जो है वो अपने आप को बेहतर कर सके। कर्मचारी प्रबंधन के मूल तत्व क्या है? तो कोई भी कर्मचारी प्रबंधन का मूल तत्व जो बेसिक एलिमेंट्स है वो ये है। सबसे पहले है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस अप मैनेजमेंट और कंपनसेशन और बेनिफिट्स, एम्प्लॉई इंगेजमेंट और कंप्लायंसेस विथ लेबर लॉ। ये सारे उसके मेन एलिमेंट्स हैं किसी भी एम्प्लॉय के। सबसे पहले रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स, एम्प्लॉई इंगेजमेंट और कंप्लायंसेस विद द लेबर लॉ। स्टॉक को साफ करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि, विभिन्न प्रचार तकनीकों की व्याख्या कीजिए। अगर आपके पास पुराना स्टॉक बच गया है तो स्टॉक को साफ करने का क्या तरीका है? कैसे हटाएंगे इस स्टॉक को? पुराना स्टॉक बचा हुआ है तो उसको, तो बोलता है कि अगर आप स्टॉक को हटाना चाह रहे हैं, आप सब जानते हैं जो भी पुराना स्टॉक हटाना चाहता है क्या करता है? तकनीकों में छूट देता है। एक खरीदे एक मुफ्त पाएँ, है ना, 1 गेट 1, मतलब बाई 1 गेट 1 हो जाता है। समापन क्लोजिंग सेल हो जाता है। लेस बिक्री हो जाता है, 30% लेस है, 40%। उत्पाद का बंडलिंग कर देते हैं, एक के साथ एक फ्री कर देते हैं। तो जब किसी के पास स्टॉक बचता है तो ये सब दिमाग लगाता है। आप देखते होंगे, पता चला कि कॉलगेट खरीदने गए या पता चला कि ग्लूकोन का डब्बा खरीदने गए, उसके साथ एक कॉलगेट फ्री कर दिया। तो कॉलगेट क्या था जानते हो? उसका फंसा हुआ स्टॉक था, दे दिया उसके साथ। तो उसको बोलते हैं बंडल। प्रोडक्ट को बंडल कर दिया, उसके साथ अटैच करके दे दिया। तो अगर किसी कंपनी के पास पुराना स्टॉक है तो उसको हटाने का ये सब तरीके हो सकते हैं। बाई 1 गेट 1, कभी कभी लिख देता है बाई 2 गेट 2, 2 खरीदो 2 पाओ जाओ, क्योंकि उसको स्टॉक निकालना है, इसलिए ऐसा सिस्टम लगा रखा है कि बाई 2 गेट 2, किसी तरह से स्टॉक निकल जाए वो उसमें भी बेचने के लिए तैयार हो जाता है। प्रभावी कर्मचारी प्रबंधन के कारक क्या है? स्टेट द फैक्टर्स विच लीड टू इफेक्टिव मैनेजमेंट एम्प्लॉय। बोलता है अपने मैनेजमेंट एम्प्लॉय को अगर प्रभावी प्रबंधन को, अगर आप बेहतर तरीका से, प्रभावी कर्मचारी प्रबंधन के कारक क्या है? कौन कौन से फैक्टर है? तो पहला स्पष्ट संचार होना चाहिए, बेटर कम्युनिकेशन, निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए, मान्यता होनी चाहिए, पुरस्कार होना चाहिए, विकास के अवसर होने चाहिए, सकारात्मक कार्य वातावरण होना चाहिए, मजबूत नेतृत्व शामिल होते हैं। आगे लिखा है विक्रेता कौन है? हु इज अ वेंडर। तो विक्रेता एक व्यक्ति या कंपनी होती है जो किसी अन्य संगठन को वस्तु यहाँ लिखना चाहिए या सेवाएं प्रदान करती है। सेलर कौन होता है? तो सेलर इज अ पर्सन और कंपनी दैट प्रोवाइड्स क्लोथनिस यहाँ होना चाहिए, गुड्स और सर्विसेज टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। टैग लाइन क्या है? तो टैग लाइन याद रखिएगा हर कंपनी के नीचे जुड़ा रहता है। जैसे आप सुनेंगे बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया के नीचे लिखा रहता है रिश्तों की जमा पूंजी। यहाँ पे आप कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का पढ़िए ना, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का ग्रेट प्लेस फॉर एजुकेशन, ठीक है। तो सबका टैगलाइन होता है। जैसे टाटा नैनो तो खुशियों की चाबी, टाटा नैनो का था खुशियों की चाबी। तो ऐसा बहुत सारा टैगलाइन जुड़ा रहता है उसकी प्रोडक्ट के, कंपनी के नाम के नीचे वो जुड़ा रहेगा टैगलाइन, उसको लोग बोलते हैं। तो हर कंपनी में टैगलाइन जुड़ा रहता है। टैगलाइन क्या है? टैगलाइन वो इंडिकेशन, ये क्या बताता है? ये कंपनी के पर्पस को बताता है कि कंपनी क्यों बनी है, बिजनेस क्यों बना है, उसके पर्पस को बताता है। तो अगर आप अपने पर्पस को हमेशा कस्टमर को दिखाना चाहते हैं तो एक टैगलाइन बनाइए। और टैगलाइन ऐसा बनाइए, जैसे अभी बताइए, अगर स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन का टैगलाइन क्या है? एक कदम स्वच्छता की ओर। आप देखिएगा गांधी जी के चश्मा के नीचे लिखा है एक कदम स्वच्छता की ओर, याद रखिएगा इस चीज़ को, इसको टैगलाइन बोलते हैं।
आपने पेट्रोल की अशुद्धियों का पता लगाने के लिए एक नया उपकरण आविष्कार किया है। आप कौन से दो विज्ञापन माध्यमों का उपयोग करेंगे, बताइए। आप पेट्रोल की मतलब अशुद्धि को, डिमेरिट को, पेट्रोल की अशुद्धि को निकालने, मान लो आप कुछ नया चीज़ रिसर्च किए जिससे आप ये कर सकते हैं कि पेट्रोल में जो कमी है उसको आप पता लगा सकते हैं, वैसा उपकरण आप बना दिए हुए। मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप डेवलपमेंट कर लिए, कुछ ऐसा टेक्निक डेवलप कर दिए जिससे पेट्रोल की गड़बड़ी को आप पकड़ सकते हैं। तो इसको आप कैसे प्रचारित कीजिएगा, कैसे लोगों तक इसको पहुंचाइएगा, बताइए। तो बोलता है कि विज्ञापन को दो माध्यम बताइए जिसके जरिए आप इसको पहुंचा सकते हैं। तो पहला माध्यम इसका है समाचार पत्र और दूसरा है टेलीविज़न। आज के समय में ये नहीं है, आज के समय में एक सोशल मीडिया भी है। आप सोशल मीडिया पर लेकर आइए, वहाँ भी प्रचारित हो जाएगा। तो टेलीविज़न में ही सोशल मीडिया वैसे आ जाएगा। सोशल मीडिया हो, टेलीविज़न हो, ये दो माध्यम सबसे बेस्ट है आज। एक मजबूत वार्ताकार के आवश्यक गुण क्या है? व्हाट आर द इसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटर? नेगोशिएटर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो नेगोशिएशन का काम करता है, जो दो लोगों को मिलाने का काम करता है, जिसको सेलर भी आप बोल सकते हो। तो एक अच्छा जो वार्ताकार होता है, जो आपस में बातचीत करता है, जैसे आप जाते हैं किसी दुकान पे, तो देखिएगा सामने जो खड़ा रहता है काउंटर पर, या जो सामने आपको दिखाने वाला व्यक्ति रहता है, वो इतना अच्छा कम्युनिकेटर होता है, इतना अच्छा नेगोशिएटर होता है कि वो आपको बेच के निकलेगा। एक मजबूत वार्ताकार के पास उत्कृष्ट संचार, बेहतर कम्युनिकेशन स्किल होता है, सहानुभूति होती है, धैर्य होता है, रचनात्मकता होती है, आत्मविश्वास होता है, ईमानदारी होती है, अनुकूलनशीलता होती है और दबाव में भी शांत रहने की क्षमता होती है। इतना चीज़ उसके अंदर होना चाहिए। सबसे पहले एक बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल होता है, सहानुभूति होती है, ठीक है, आपके साथ सिंपैथी रखेगा, धैर्य, पेशेंस बहुत रखेगा। बताइए हम लोग कभी कभी पूरा कपड़ा निकलवा देते हैं, फिर भी बोलते हैं नहीं पसंद आ रहा है, फिर वो पेशेंस रखता है, फिर भी और दिखाता है, रुकिए ना थोड़ा सा और ये देख लीजिए ना, पेशेंस पूरा रखता है। और नीचे क्या है? रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, उसके अंदर क्रिएटिविटी है, क्षमता है, और साथ ही साथ आत्मविश्वास है, ईमानदारी, अनुकूलनशीलता और दबाव में शांत रहने की क्षमता है उसके। ग्राहक संबंध को परिभाषित कीजिए। डिफाइन कस्टमर रिलेशन। कस्टमर रिलेशन का मतलब होता है कि एक कंपनी, एक बिजनेस अपने कस्टमर के साथ कैसे संबंध रखता है, किस तरह से कस्टमर को याद करता है, कैसे वो कस्टमर के बारे में, कस्टमर के नीड के बारे में जानकारी रखता है, इसको बोलते हैं कस्टमर रिलेशन। इसको आप बोल सकते हैं बिजनेस कस्टमर रिलेशन। बिजनेस का कस्टमर के साथ क्या रिलेशन है, कस्टमर के साथ क्या बातचीत है, कस्टमर के साथ क्या इमोशन जुड़ा हुआ है एक बिजनेस का, वो हम लोगों को यहाँ देखना है। गुणवत्ता ग्राहक संतुष्टि से कैसे संबंधित है? हाउ इज क्वालिटी रिलेटेड टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन? बताइए कस्टमर सेटिस्फेक्शन से क्वालिटी का क्या रिलेशन है? तो एक बात हमेशा याद रखना है कि आप जब क्वालिटी मेंटेन करोगे तभी कस्टमर सेटिस्फाई होगा। जब तक आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करोगे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा। तो आप बोल सकते हैं कि क्वालिटी का कस्टमर सेटिस्फेक्शन से डायरेक्ट रिलेशन है। क्वालिटी का कस्टमर सेटिस्फेक्शन से डायरेक्ट रिलेशन है। कस्टमर तभी सेटिस्फाई होता है जब उसको क्वालिटी मिलता है। कस्टमर तभी सेटिस्फाई होता है जब उसको क्वालिटी मिलता है। आगे लिखा है ग्राहक संबंधों के विभिन्न उपकरणों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन डिफरेंट टूल्स ऑफ कस्टमर रिलेशन। कस्टमर रिलेशन के क्या क्या टूल्स है? तो कस्टमर बहुत सारे टूल्स टेक्निक अप्लाई करता है रिलेशन के लिए। तो बोलता है कि टूल्स ऑफ कस्टमर रिलेशन इंक्लूड्स, पहले कस्टमर सर्विस, ग्राहक सेवा, फीडबैक सिस्टम आप लेकर आइए, वहाँ भी कस्टमर का रिलेशन आपके साथ अच्छा होगा। CRM सॉफ्टवेयर लाइए, लॉयल्टी प्रोग्राम्स बनाइए, पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन कीजिए, सोशल मीडिया एंगेजमेंट कीजिए और इफेक्टिव कंप्लेंट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म डेवलप कीजिए। इतना सारा अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो आपका कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन बनेगा और ये सारे टूल्स के जरिए आप कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंच पाएंगे। आपको पता चल पाएगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं और क्या कमियां हैं। विक्रेता प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेंडर मैनेजमेंट? विक्रेता प्रबंधन का मतलब एक बेचने वाला अपने प्रोडक्ट को लोगों तक कैसे पहुंचाएगा, वेंडर मैनेज कैसे करेगा? तो बोलता है कि वेंडर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट। लागत को कंट्रोल करने का एक प्रक्रिया है। अचीविंग सर्विस एक्सलेंस, वो अपने सेवाओं को उत्कृष्ट करने की प्रक्रिया है। मिनिमाइजिंग रिस्क, अपने जोखिम को कम करने की प्रक्रिया है। क्यों ये सब कर रहे हैं? टू ऑब्टेन इन्हांसमेंट वैल्यू फ्रॉम वेंडर्स ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ डील। वो क्या करता है? वेंडर से अपने वैल्यू को इन्हांस करता है लाइफ साइकिल के दौरान। वितरण चैनल तय करते समय ध्यान रखने वाले कारक कौन कौन से? बताइए। जब आप ये तय करते हैं कि हम अपने सामान को कैसे बेचेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप पढ़े होंगे। पहला है प्रोड्यूसर से कस्टमर, दूसरा प्रोड्यूसर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, तीसरा है प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कस्टमर, और चौथा है प्रोड्यूसर से एजेंट, एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर। अब हम अपने प्रोडक्ट को किस में लेके जाएं? पहला तरीका, दूसरा तरीका, ही हमको चुनना पड़ेगा ना, कौन सा तरीका इसमें से लगाएं, उसमें क्या क्या बात हम ध्यान में रखेंगे जब हम ये चुनाव कर रहे होंगे कि चारों में से कैसे हम अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाएं। तो सबसे पहले हम लोग तय करेंगे कि उत्पाद का प्रकार क्या है, हमारा प्रोडक्ट वो किस टाइप का है।
हमारा टारगेट मार्केट क्या है, हमारा कस्टमर प्रेफरेंसेस क्या है, हमारा लागत किस में पड़ेगा, चैनल पर नियंत्रण, हमारा किस चैनल पर नियंत्रण है, बताइए इसमें दिया हमारा प्रोडक्ट इधर उधर हो गया तो हम कंट्रोल कहाँ कर सकते हैं, कंपटीशन किस लेवल का है, और मार्केट का जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं, उसके बाद हम तय करते हैं कि कौन सा वितरण माध्यम यानी कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम लोगों को अपने बिजनेस के लिए अप्लाई करना चाहिए, कौन सा वितरण माध्यम हमें अपने बिजनेस के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो इन सब बातों का चुनाव, इन सब बातों को ध्यान में रख के हम वितरण माध्यम का चुनाव करते हैं। विक्रेता प्रबंधन पर विचारों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन कंसिडरेशन ऑफ वेंडर मैनेजमेंट। तो भाई विक्रेता प्रबंधन का मतलब है कि यहाँ बोल रहा है कि कंसिडरेशन इंक्लूड वेंडर्स सिलेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, कहाँ कहाँ कंसिडरेशन इंक्लूड होगा। तो देखिए विचारों में विक्रेता चयन, अनुबंध वार्ता, प्रदर्शन मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन और दीर्घकालिक सहयोग के लिए अच्छे संबंध बनाए रखना शामिल। आखिर विक्रेता प्रबंधन पर विचार क्या होता है, तो विक्रेता प्रबंधन पर विचार इस बात का करेंगे तो विक्रेता का चयन कैसे करेंगे, अनुबंधकर्ता कैसा होगा, अनुबंध वार्ता, उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल का कैसा होगा, फिर रिस्क मैनेजमेंट कैसा होगा, और लॉन्ग टर्म में हम लोग को कोऑपरेशन कैसा रहेगा। इन सब बातों पर ध्यान देना है। गुणवत्ता से आप क्या समझते हैं, क्वालिटी बोलता है क्वालिटी रेफर्स टू द डिग्री ऑफ एक्सेलेंस ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का जो एक्सेलेंस है, सबसे बेहतर उसकी डिग्री क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसको हम क्वालिटी बोलते हैं। जैसे हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है तो एक हमने स्टैंडर्ड बनाया, उस स्टैंडर्ड से ऊपर काम हो रहा है, तो ये डिग्री ऑफ एक्सेलेंस है कि किस डिग्री में आप काम कर रहे हैं, किस लेवल में काम कर रहे हैं, ये आपको बताता है, आपके क्वालिटी को बताता है, आपकी गुणवत्ता को बताता है। क्लियर। तो ये हम लोगों का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ध्यान रखिएगा जितना वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में बनाए वही क्वेश्चन लॉन्ग में भी है। सेम क्वेश्चन देख लीजिए, जितना ऊपर में पढ़े वही क्वेश्चन लॉन्ग में भी है। तो आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अगर आप देख लेते हो तो लॉन्ग और शॉर्ट वही सेम क्वेश्चन से थोड़ा सा उसको आपको एक्सप्लेन करना। देखिए वही फिर विभिन्न प्रकार के मूल्य निर्धारण रणनीति की व्याख्या कीजिए। तो मूल्य निर्धारण की बहुत सारी रणनीति है, जैसे यहाँ पर है प्राइसिंग स्ट्रेटजी इंक्लूड कॉस्ट प्लस प्राइसिंग एक तरीका है, दूसरा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग तरीका है, तीसरा वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग तरीका है, उसके बाद पेनिट्रेशन प्राइसिंग तरीका है, स्कीमिंग प्राइसिंग तरीका है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग तरीका है। बहुत सारा तरीका है जिसके जरिए आप अपने प्राइस को तय कर सकते हैं, अपने कीमत को निर्धारित कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं यहाँ पे दी हुई है। देखिए डायरेक्ट चैनल क्या है, प्रत्यक्ष वितरण, अभी आपको बताया प्रत्यक्ष वितरण में क्या होता है, सीधा प्रोड्यूसर बेचता है कस्टमर को। तो लगभग चीज़ अब आपको जो मिलेगा लॉन्ग में वो शॉर्ट, क्योंकि इसमें शॉर्ट भी ज़्यादा क्वेश्चन है। शॉर्ट में 3-4 क्वेश्चन रहता था तो लॉन्ग पढ़ देते थे, शॉर्ट में ही ज़्यादा क्वेश्चन है। तो वेरी शॉर्ट और लॉन्ग जो है इसी से मैच करेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये चैप्टर 3 का हो गया, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। फिर चैप्टर 4, 5, 6 का हम लोग 9 बजे तक डालेंगे उसको।